हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, जिसमें हमने 9 वीडियो यहाँ इसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें है ईंधन सेल। ठीक है, ईंधन सेल क्या होता है? ईंधन सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। इस सेल में ईंधन के दहन से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि जो ईंधन है, ईंधन के दहन से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ईंधन के रूप में इन सेलों के अंदर हाइड्रोजन, मीथेन और मेथेनॉल ईंधन प्रयुक्त किया जाता है तथा इन ईंधनों के दहन से निरंतर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होते रहते हैं। अगर हम सेल के रूप में, ईंधन सेल के रूप में H2 व O2 ईंधन काम में लेते हैं, H2 O2 ईंधन काम में लेते हैं, तो उन्हें हम वैक्यूम सेल के नाम से जाना जाता है। इन सेलों से जो ईंधन सेल है, ये प्रदूषण बहुत ही अल्प मात्रा में, यानी कि इनसे पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। जबकि हमारे जो ऊष्मीय ईंधन है, उन ईंधनों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, लेकिन उनसे काफी मात्रा में प्रदूषण होता है। यानी कि इन सेलों को हम कह सकते हैं कि ये प्रदूषण मुक्त सेल है। अब देखो, ईंधन सेल की बनावट एवं क्रियाविधि, यानी कि मेन ये है कि इन सेलों से इन सेलों में ईंधन के दहन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ईंधन सेल की बनावट एवं क्रियाविधि, ईंधन सेल की बनावट एवं क्रियाविधि। अब देखो, ईंधन सेल में हम इस डायग्राम की बात कर सकते हैं। देखो, इसमें हमारे पास में एक साइड में H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, एक साइड में O2 गैस प्रवाहित की जाता है, बीच में हमारे पास में यहाँ पे वैद्युत अपघट्य है, KOH भरा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इन सेलों में H2 व O2 गैस के बुलबुलों को सैद्धांतिक कार्बन इलेक्ट्रोड के माध्यम से NaOH अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक साइड में हाइड्रोजन गैस, एक साइड में ऑक्सीजन गैस, यानी कि इन दोनों गैसों के बुलबुलों को सैद्धांतिक कार्बन इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो वैद्युत अपघट्य है NaOH, उसमें प्रवाहित किया जाता है। इस सेल में जहां H2 गैस प्रवाहित की जाती है, वह एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि जहां पे H2 गैस प्रवाहित करते हैं, वो एनोड है, और जहां से O2 गैस प्रवाहित की जाती है, वह कैथोड के रूप में कार्य करता है। तथा इस दोनों के मध्य में अपघट्य के रूप में हम NaOH को भरते हैं। NaOH यहाँ पे बीच में भरा होता है। तो इस सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया होंगी, वैद्युत अपघट्य से यहाँ पे हम NaOH लेते हैं, यह Na+ और OH- आयनों में विभाजित हो जाता है। अब एनोड पर होने
गैस कर रही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेंगे प्लस 4OH माइनस 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, कैथोड, और यहां पे कैथोड का कार्य कौन कर रहा है, O2। ठीक है, तो वहां पे O2 प्लस 2H2 और 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे बनेगा 4OH माइनस आयन, 4OH माइनस आयन। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, OH माइनस से OH माइनस, और यहां से यानी कि क्या होगा 2H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, यानी कि संपूर्ण सेल अभिक्रिया के दौरान यहाँ पे जल का निर्माण होता है और यह जल हमें जल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। अब देखो, इस ईंधन सेल का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया गया तथा इस सेल में रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बना H2O यानी कि जल वाष्प को संघनित करके और उस जल का उपयोग पेयजल में किया गया, यानी कि पीने के जल में वहां पे किया गया। ठीक है, दोबारा देखते हैं ईंधन सेल को। ईंधन सेल, देखो सबसे पहले जो ईंधन सेल है इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। ईंधन सेल एक प्राथमिक प्रकार का सेल है। इस सेल से लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ईंधन के दहन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इन सेलों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन और मेथेनॉल प्रयुक्त किया जा सकता है, जिस इन ईंधन के दहन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी कि इन सेलों में इन ईंधनों को भरा जाता है और इनसे निरंतर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त सेल होते हैं तथा इनकी दक्षता अन्य सेलों की तुलना में 70% होती है। ठीक है, अगर हम ईंधन सेल के रूप में यानी ईंधन सेल में ईंधन के रूप में H2 एवं O2 गैस प्रयुक्त करते हैं तो उन्हें बैकोन सेल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जो ईंधन सेल है उसकी बनावट कैसे होती है। ईंधन सेल में देखो, ईंधन सेल में H2 व O2 गैस के बुलबुलों को, H2 एवं O2 गैस के बुलबुलों को कार्बन इलेक्ट्रोड के मध्य से NaOH वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है। इन ईंधन सेलों में जिस साइड से H2 गैस प्रवाहित की जाती है, जहां से H2 गैस प्रवाहित करते हैं, वह एनोड का कार्य करता है और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहां पे जो एनोड है वहां पे जल का यानी जलवाष्प का निर्माण होता है। तथा ईंधन सेल में जिस साइड से O2 गैस प्रवाहित की जाती
तत्पश्चात रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया में देखो वैद्युत अपघटन में हमने NaOH लिया है, यह NaOH Na+OH- आयनों में विभाजित हो जाता है। एनोड पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एनोड का कार्य कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, निष्कासन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और यहाँ पे OH- आयन यानी हाइड्रोजन गैस OH- आयनों में प्रवाहित होगी, तो ये दोनों क्रिया करके और जल का निर्माण करेंगे और साथ में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलेंगे, ठीक है। कैथोड में क्या होता है, इंडक्शन होता है, अपचयन होता है, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, और यहाँ पे कैथोड का कार्य ऑक्सीजन गैस कर रही है, यानी O2 + 2H2 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, तो यहाँ पे 4 OH- आयनों का निर्माण होगा। संपूर्ण सेल अभिक्रिया में देखो 4 OH- से 4 OH- कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2H2 + O2 और 2H2 यानी कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ईंधन से जलवाष्प का निर्माण होता है, ठीक है। इस जलवाष्प का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में की गई तथा उस दौरान रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बना जल यानी जलवाष्प को संग्रहित करके और पीने योग्य जल में उपयोग में लिया गया, ठीक है। ये सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं, यानी इनमें जो प्रदूषण है, अन्य ऊष्मीय जो ईंधन है जिनके द्वारा टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे कोयला संयंत्र है, ठीक है, वहां पे पोल्यूशन क्या है, बहुत अधिक है, यानी कि ये सेल पोल्यूशन मुक्त है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है संचारण। संचारण क्या है, इसको हम देखते हैं डिटेल से। नेक्स्ट टॉपिक है संचारण। देखो संचारण क्या होता है, संचारण का सबसे बढ़िया एग्जांपल है लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग कैसे लगती है उसमें देखो, कोई भी हमारे पास में धातु है, यानी कि कोई भी धातु, किसी भी धातु को हम वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वह धातु वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जल वाष्प तथा CO2 इत्यादि गैसों के संपर्क में आती है, इत्यादि गैसों के संपर्क में आती है, जिससे यानी कि किसी भी धातु को हम वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों जैसे H2O2, H2O, CO2 इत्यादि गैसों के संपर्क में आने पर ये गैस धातु के साथ में मिलकर धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट इत्यादि का निर्माण करती है, जिससे धातु का धीरे धीरे क्षय या क्षरण होने लगता है, जिसे हम कहते हैं संचारण। यानी कि किसी भी धातु को हम वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 व जलवाष्प इत्यादि के संपर्क में आने पर ये धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट इत्यादि का निर्माण करते हैं, जिससे धातु का धीरे धीरे क्षरण या क्षय होने लगता है, जिसे हम संचारण कहते हैं। जैसे किसी लोहे को हम वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो उसके ऊपर लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लोहे पे जंग लगना। अगर आप चांदी यानी कि चांदी की परत का काली पड़ना, यह पास में कोई चांदी है, उसको लंबे समय तक वायुमंडल में खुला छोड़ेंगे तो उसके ऊपर धीरे धीरे काली परत जमा हो जाती है।
इसके अलावा कॉपर को हम वायुमंडल में खुला छोड़ने पर इस पर हरे रंग की परत जमा हो जाती है, यानी कि ये तीनों संचालन के उदाहरण हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास में प्लेटिनम है, गोल्ड है। प्लेटिनम और गोल्ड ये बहुत ही कम क्रियाशील होने के कारण इनका संचारण नहीं होता, यानी कि न के बराबर इनका संचारण होता है, यानी कि जो कम क्रियाशील धातु हैं उनका संचारण नहीं होता। आगे है, लोहे पर किस प्रकार जंग लगती है? लोहे पे जंग का निर्माण, लोहे पर जंग निर्माण की क्रिया विधि, यानी कि लोहे पर किस प्रकार जंग लगती है। अब देखो क्या होता है, जब हमारे पास में वायुमंडल में कोई लोहा या आयरन है, वह वायुमंडल में उपस्थित O2 व CO2 व नमी के संपर्क में आता है, यानी ये लोहा है, वायुमंडल में खुला छोड़ रखते हैं, यह वायुमंडल में ऑक्सीजन, जलवाष्प और CO2 इन तीनों गैसों के संपर्क में आने पर इस लोहे की सतह पर छोटे छोटे रासायनिक सेलों का निर्माण होता है, छोटे छोटे रासायनिक सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, और एक विशेष स्थल पर लोहे की सतह पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तथा वह सतह लोहे के लिए वह एनोड का कार्य करती है, वहां पे एनोड की क्रिया होती है। देखो ये हमारे पास में लोहा है और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि 2Fe+2 और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या होगा, ये पास में कोई भी आयरन है, वह आयरन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, जलवाष्प और CO2 इन गैसों के संपर्क में आती है, तो लोहे की सतह पर छोटे छोटे रासायनिक सेलों का निर्माण होता है, तथा एक विशेष स्थल पर लोहे की सतह पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, और जहां पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है वह एनोड की भांति कार्य करता है, यानी कि वहां पे यह अभिक्रिया होगी। ठीक है, फिर क्या होगा आपके पास में अन्य सतह पर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लोहे की सतह पर अन्य स्थानों पर या अन्य स्थल पर H+ आयनों की उपस्थिति में O2 गैस का रिडक्शन कर देते हैं, O2 गैस का अपचयन कर देते हैं, यानी कि हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे तो लोहे की अन्य सतह पर H+ आयनों की उपस्थिति में, अब H+ आयनों की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन गैस है उसका रिडक्शन कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस है उसका रिडक्शन कैसे होगा, देखो इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं, यानी कि लोहे की सतह पर एनोड पर होने वाले, यानी कि यहाँ पे रासायनिक सेल बनेगा और रासायनिक सेल पे एनोड पर होने वाली अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और वहां पे देखो 2Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं और Fe+2 का जो अपचयन विभव है वो होता है 0.44 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से क्या होंगे, ये जो आयन है, ये आयन अन्य स्थल पर गमन करेंगे, तो वहां पे H+ आयनों की उपस्थिति में
लिक्विड में, ये एक्यू, ये गैस, ये सॉलिड और ये एक्यू। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और हम जानते हैं यानी कि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विभव है वो होता है E0 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया में क्या होगा, 2Fe प्लस और 2 प्लस 4H प्लस और 2Fe प्लस 2 और 2H2, यानी ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। अब क्या है, जब कैथोड के ऊपर यानी कि कैथोड के ऊपर CO2 और H2O गैस मिलकर, कैथोड पर CO2 और H2O गैस मिलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, H2CO3 का निर्माण करते हैं। यह H2CO3 जो H2CO3 है यह कार्बोनेट 2H+ और CO3- कार्बोनेट आयनों का निर्माण करता है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसके द्वारा Fe+2 आयन है वह पुनः ऑक्सीकृत होकर Fe+3 आयनों का निर्माण करते हैं, जो जल के साथ में क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3 H2O का निर्माण करते हैं तथा साथ में H+ आयन देते हैं। ठीक है, जो कैसे होते हैं, वो लाल भूरे रंग के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लोहे पे जंग। यानी कि क्या होगा, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन के द्वारा Fe+2 आयनों को यानी Fe+2 आयनों को Fe+3 आयनों पे पुनः ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और ये Fe+3 आयन है यानी कि ये जल के साथ में क्रिया करके और फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये लाल भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं जल, यानी कि फॉर इसके लिए अभिक्रिया क्या होगी, फॉर Fe+2। ठीक है, ये जल के साथ में क्रिया करेंगे और 2 + H2 वायुमंडल में है जलवाष्प और जो ऑक्सीजन है इसके द्वारा क्रिया करके और 2Fe Fe2O3 + 8+ आयन। ठीक है, फिर हमारे पास में Fe2O3 + XH2। ठीक है, और फिर मान किसका होगा, Fe2O3 XH2 और इसे हम कहते हैं जल। ये लाल भूरे रंग का होता है जिसे हम कहते हैं जल। ठीक है, अब देखो जल के तो जो हमारे पास में संचारण है, संचारण को रोकने के भी उपाय हैं। यदि हमारे पास में कोई भी लोहे की वस्तु है या लोहे में कोई भी सामग्री है उसके ऊपर हम पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर वायुमंडलीय O2 CO2 और जलवाष्प का प्रभाव उतना नहीं होगा, यानी कि जल निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देंगे, बहुत ही धीमा कर देंगे। इसके अलावा हम एनोडीकरण द्वारा या यसम लेपन के द्वारा धातुओं को संचालित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य और भी उपाय हैं जिनकी सहायता से लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे हमारे पास में जो जिंक धातु है, जिंक धातु पर गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया द्वारा जंग को संचालन से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। देखो संचालन क्या होता है, यानी कि कोई भी धातु अगर वायुमंडल में खुला
किसी भी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन व जलवाष्प के संपर्क में आने पर वह धातु अपने हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट में, ठीक है, सल्फेट में इत्यादि में परिवर्तित हो जाती है, जिससे धातु का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिसे हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, यानी कि संक्षारण के एग्जांपल की बात करें, लोहे पे जंग लगना, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत जमा होना, तथा चांदी का काली पड़ना, ये सब हमारे पास में संक्षारण के एग्जांपल हैं। तथा कम क्रियाशील धातु जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनका संक्षारण नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। लोहे पे जंग निर्माण की क्रिया विधि में हम देखते हैं कि लोहे पे जंग कैसे लगती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी लोहा है, यानी कोई भी आयरन है, वह ऑक्सीजन, CO2 तथा नमी की उपस्थिति में, यानी कि कोई भी लोहा है वह वायुमंडल में उपस्थित O2, CO2 और जलवाष्प के संपर्क में आने पर उस लोहे की धातु के सतह पर विभिन्न छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है तथा एक विशेष स्थल पर लोहे का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और लोहे का ऑक्सीडेशन होता है वह एनोड की भांति कार्य करता है, यानी कि वहां पे Fe+2 आयनों का निर्माण होता है, जहां का इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.44 वोल्ट। ठीक है, यानी कि वहां पे ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी, वहां पे एनोड होगा और एनोड में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये Fe+2 आयन वहां से गमन करेंगे, अन्य स्तर पर क्या होगा, ये Fe+2 आयन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि ये Fe+2 आयन है, H+ आयन की उपस्थिति में O2 गैस का रिडक्शन कर देते हैं। O2 गैस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और रिडक्शन होने के बाद में क्या होता है, फिर कैथोड पे CO2 व H2 गैस मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कार्बनिक अम्ल का निर्माण होने के पश्चात लोहे की सतह पर O2 गैस की उपस्थिति में Fe+2 आयन Fe+3 आयनों में, यानी कि Fe+2 आयन का ऑक्सीडेशन Fe+3 आयन में हो जाता है, जो जल के साथ में क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है तथा साथ में H+ आयन भी बनते हैं। ठीक है, फिर Fe2O3 और जल आपस में क्रिया करके एक लाल भूरे रंग की परत बनाते हैं, जिसे हम संक्षारण कहते हैं, यानी कि लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास में संक्षारण है, इसको हम यानी किसी भी धातु को संक्षारण से किस प्रकार बचाना है, तो उसके ऊपर हम पेंट करके, ग्रीस करके, ठीक है, इत्यादि विधियों के द्वारा संक्षारण की जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर सकते हैं। या हमारे पास में लोहे की परत पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा लोहे को बचाया जा सकता है तथा अन्य धातुओं पर जिंक, Sn की परत चढ़ाकर भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। धन्यवाद।